प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फाइनली आप लोगों का हमारे चैप्टर 2 सेकंड पार्ट में हार्दिक स्वागत। वेलकम। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास 10, कैसे हो? मुझे जल्दी जल्दी बताओ, कैसे हो तुम सब? मजे में चल रही है स्कूल क्लासेस? कैसे हो सब? कैसे है तुम्हारे घर पे सब? हाँ, मजा आ रहा है? तो अपन लोगों ने पढ़ा, क्या तुमने रिवाइज किया या कर लिया? जो भी है बताओ। आई नो इट इज रिकॉर्डेड, बट ठीक है, कमेंट्स में बता देना, मेल पे बता देना, या पे मुझे पर्सनली बता देना। ठीक है, आई अज्यूम सब अच्छा है, सब अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? और जो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं समझ रहे, बाद में जाके रिवाइज भी कर रहे हो, रिवाइज करोगे तो तुम्हारा आधा काम तुम अपना अभी ही खत्म कर लो। तो आधा, एक आउट ऑफ 100 50% जो अपना ही कर लोगे, अभी ही कंप्लीट। ठीक है, जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी वैसे वैसे समझ लोगे, वैसे वैसे उसको तुम प्रैक्टिस करोगे, तो वैसे तुम्हारा मतलब आधा काम तुम कर लोगे। एंड बाद की तुम्हारा बस इतना बचेगा कि मेन चीज, कोई भी चीज रिजल्ट नहीं लगेगी, है ना? और बाकी तो अपन लोग हम लोग कोई भी चीज बना के लिखने में काफी एक्सपर्ट है। एंड साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट लाइक, तो एनी रिलेटेड पता है। अगर मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन मेथड, जैसे आज अपन लोग शायद इसको कवर कर सकते हैं, कवर कर लेंगे। जैसे आज हम अगर लोग ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड की मैं बाद में तुमसे बात करूँ, तो ऑब्जर्वेशन मेथड रिलेटेड कुछ हम स्टैटिक तरीके से किसी को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसकी टाइप्स लिख, है ना? कि तुम एडवांटेज लिमिटेशंस लिख दो, ये नंबर उसमें चाहे तुम अपने शब्दों में। ये तो साइकोलॉजी ऑल अबाउट दैट। बस तुम तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, लैंग्वेज नहीं अपनी है, समझ के अपने एग्जाम्पल दे तो एक्सप्लेन। कहानी बनाने में तो वैसे भी अपन लोग एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट हूँ, मैं भी एक्सपर्ट। तो कहानी तो बना ही दोगे, बस टॉपिक मिलना चाहिए। तो हमारी एग्जाम में जो हमारी क्रिएटिव चलती है ना, तब टीचर हमारी क्रिएटिव, है ना, एक एक क्वेश्चन में बस एक वर्ड पता है, उसके ऊपर तुम 10 मार्क का आंसर लिख के आ जाओ। क्रिएटिविटी तो वही है, यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, बोर्ड्स में मत करना, अभी तो तुम्हारे बोर्ड्स साल के बाद है। बट एग्जाम में नेक्स्ट माई स्कूल मत करना, थोड़ा सा टॉपिक लिख, नथिंग, मतलब ऐसा नहीं कुछ बहुत आउटस्कर्ट्स पे जाके तुम बहुत कुछ अलग कुछ लिख रहे हो, ऐसा मत कर। ठीक है, आंसर राइटिंग वगैरह पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले आई होप जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में, जैसा तुम जानते हो, जो नहीं आए हैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था व्हाट इज साइकोलॉजी, वो कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, मतलब इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, जिसमें हम गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड स्टेप्स इन कंडक्टिंग इंक्वायरी हम कवर कर चुके थे लास्ट क्लास। और जैसे ये हमारी क्लास की परंपरा है, हम जो भी क्लास, लास्ट क्लास का जो भी, हम उसे आज की क्लास में बस है उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, तो हमें याद रहे कि हम सेम पेज है। एंड उसके बाद भी कैरी फॉरवर्ड। तो इफ यू हैव एनी रिलेटेड आस्क, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग इंस्टा पे भी बता सकते हो। तो यस, तो आगे बढ़ने से पहले आई होप, आई अज्यूम बहुत अच्छे हो, बहुत मस्त। और अगर तुम बारे में पूछो तो यस, आई एम आल्सो वेल, अच्छा, ठीक है। तो अब हम बिना किसी विलंब के छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एंड किताबें और तुम्हारे हाथ में पेंसिल,
यस, एक क्लास लो, एक याद रखो, क्लास में कभी भी तुम बैठे, किताब, बुक खोल के मैं पढ़ा रही हूँ बुक, और हाथ में पेंसिल तुम्हारी होनी चाहिए, बिकॉज मैं माउस की मदद से लिखती है, तो माउस से मैं ठीक से नहीं लिखती, तो जैसे मैं बोलती हूँ क्या इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क का क्या क्वेश्चन आ सकता है, हैव टू राइट एट दैट टॉपिक, बगल में लिख दिया करो। ते 1 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। एंड व्हेन आई से आई लिटरली, क्योंकि मैंने तुम्हारे पेपर्स देखे, हमने पेपर बनाए हैं, वेट, हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन, तो मेरे पे भरोसा रखो, बनाई समथिंग, क्वेश्चन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, अगर मैं किसी टॉपिक पे ऐसे स्टार मार्क बनाती, दैट इज इम्पोर्टेंट, बात को समझो। अगर तुम सिर्फ तो देखोगे और ये सोचोगे कि अरे यार हाँ तो देख लिया और वीडियो के बाद अपन लोग बाद में भी मार्क कर ले करोगे, पता है तुम्हें, हैव अदर थिंग्स एज वेल, हमारे पास ये साइकोलॉजी टॉपिक, एंड ऑल्सो इट्स एन ऑप्शनल, थोड़ा सा और साइडलाइन कर देते, बट डोंट डू, जब तुम लेक्चर देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, 1 घंटे की क्लास में कर, ठीक है। अगर यस, पहले हमारी जो क्लासेस, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था, मैंने 1.5 घंटे तक की क्लास रखी, बट चैप्टर से ऑनवर्ड्स हमारी जो भी क्लास होगी, हमारा जो ये लेक्चर है, ये मंडे टू फ्राइडे में तुम्हें रिकॉर्डेड में मिलेगा, सैटरडे संडे, सैटरडे तो तुम्हारी सैटरडे संडे कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं लगती है, हमारा सिर्फ मंडे टू फ्राइडे में तुम्हारा 5 बजे ये रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा तुम्हारे प्लेलिस्ट में, मैं अपडेट कर देती हूँ, आ जाएगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, जैसे होता है, प्रैक्टिस शीट और एनसीईआरटी प्लस ग्लॉसरी तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। वो सबको पढ़ना होता है, फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा, पढ़ो उसको, समझो उसको, याद करो उसको, प्रैक्टिस, तुम उस चैप्टर के ऊपर ना मास्टरी हो जाएगी, पता है, तुम अगर एक बार उसको अच्छे से समझ के पढ़ोगे, एनसीईआरटी ग्लॉसरी और प्रैक्टिस शीट तुम भी करोगे, जब सब कुछ कर लोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यार एक चैप्टर तुम बहुत अच्छे से, कोई कुछ ऐसे चुटकियों में मैं बता सकती, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए कि सवाल पूछे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में क्या इस्टेब्लिश हुआ था और कब हुआ था, कि कौन सा स्कूल फाउंड हुआ था, तो तुम भी मुझे बता दो कि हाँ भाई फाउंड हुआ था 1876 में, सॉरी 1879 में, क्या नाम है, ये स्कूल फाउंड हुआ था, विलियम वुड, ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस मैं कैसे करा सकती हूँ, जब तुम वैल्यू होती है, तो मोटिवेट, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं, इन करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, मेथड ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये चैप्टर पूरा रिसर्च के ऊपर है, यस रिसर्च मतलब कोई भी चीज तो ऑलरेडी है, उसके ऊपर हम थोड़ी और नई इंफॉर्मेशन जब खोजते हैं, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। जैसे तुम्हें अगर स्कूल में कोई टॉपिक मिलता है प्रोजेक्ट करने, सर्च करते हो ना, उसके बारे में डीपर घुस जाते हो ना, कोई भी टॉपिक अगर तुम्हें मिलता है साइंस ऐसे, जो तुम्हें, तो वो होता है तुम करते रिसर्च, यहाँ पे जो साइकोलॉजी में हम रिसर्च करते हैं, उस मेथड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे जब तुम चाय बनाते हो, चाय बनाना आता है, आता है, मैगी बनाना आता है, तो तुम मैगी बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं, स्टोव चलाते हो, पहले उसमें मसाला डाल देते हो, फिर मैगी डालते हो, फिर पानी डालते हो, नहीं, का एक तरीका होता है, पहले पानी डालते हो, उबालते हो, मसाला डालते हो, मैगी डालते हो, फिर मसाला डालते हो, मेरी रेसिपी है, फिर उसको
बहुत अच्छे से पकने देते हो, है ना? बंद करने के बाद भी 2 मिनट छोड़ देते हो, है ना? तो ये होता है रेसिपी स्टेप्स की मैगी कैसे बनती है। इसी तरीके से हमारे साइकोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी होती है वो वेरीफाइबल होती है, वो टेस्टेबल होती है। मतलब कोई अगर मैंने किया तो वो सामने वाला भी अगर करेगा तो वही रिजल्ट आएगा। तो वो वेरीफाई कर सकता है, वो टेस्टेबल है। जब रिसर्च जब साइंटिफिक होता है, दैट्स कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स अपन लोग डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में हमने किया है। एक बार आज हम उसका क्विक रिकैप कर लेंगे, ठीक है? तो गर्मी की बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है। बारिश का बारिश का माहौल बनता है। ऐसा कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है, बस 2 मिनट। जब मौसम बन जाता है कि बारिश हो, ना कि बारिश हो और बादल लगे उस पर बारिश नहीं, गर्मी वाला गर्मी। आई आई हेट और आई हेट आई एम अ विंटर पर्सन, विंटर्स बहुत पसंद। तो अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद आई विल टेल यू व्हाई आई एम अ विंटर। आज मैं राज खुलूँ बस क्यों विंटर मेरा चाहिए था, मेरा मतलब मन पसंदीदा क्यों। क्लास खत्म होने के बाद आई विल टेल यू, आई विल डिस्क्लोज दिस सीक्रेट। चलो अब वापस आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ, तुम बहुत मजाक मस्ती। चलो, तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। कहने का मतलब जब भी हम कोई बिहेवियर, जैसे देखो साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। अगर हम कभी बिहेवियर को समझते हैं, उस समझने पर हम कोई रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, के अंदर हमारे 5 गोल्स होते हैं। जैसे हमारी जिंदगी के गोल्स होंगे ना, एजुकेटर से मिलना है, या मुझे ऐसा घर बनाना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे वहाँ खाने जाना है, गोल्स होंगे तुम्हारे ना। वैसे ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में गोल्स होते हैं, मदद बिहेवियर को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं। तो 5 गोल कौन कौन से होते हैं? एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। ये 5 क्या होता है? मतलब नाम सजेस्ट क्या करें, डिस का पूरा डिटेल देना, डिस्क्राइब करना, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज का बताना ना। डिटेल ना, तुम डिटेल में किसी को बताओगे, कंपोनेंट्स को समझोगे, हार्डली हो जाएगी आगे की चीज है। अगर मैं तुम्हारा ये कहूँ, अगर मुझे तुम्हारी स्टडी हैबिट के बारे में समझ, मैं तुम्हारी स्टडी हैबिट देख, कौन से सब्जेक्ट पे कितना समय देते, कितने बच्चे पढ़ने बैठते हो, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, सब चीज। तो पहला गोल जो हमारा साइंटिफिक इंक्वायरी में होता है, किसी भी चीज को समझने के पहले तुमको वो समझना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, तभी तुम उसके ऊपर कोई और चीजें कर पाओगे ना। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें पता चावल कैसे बनता है, तुम कैसे बनाओगे, बिरयानी कैसे बनती है और पुलाव कैसे, बोलोगे दीदी आप जब देखो एग्जाम्पल, खाना इज माई लाइफ, फूड इज माई लाइफ, और आई एम वेज, लाइक मेरा मानना ये है कि खाने से अच्छा ही और कुछ कुछ नहीं है खाने का। कहने का मतलब ये है, पता कि चावल कैसे बनता है, तुम नहीं बना सकते, तुम पता तुम पुलाव कैसे बनाओगे और बिरयानी तुम कैसे बनाओगे, है ना? वही बात होती है। यही बात है, जब तक तुम बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं करोगे तब तक तुम कैसे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके बताओगे कि वो बाद में कब होगा, वो क्यों हुआ, कंट्रोल कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। यही सारी चीज है।
मतलब डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। बिहेवियर जो हुआ जैसे जब हम कोई भी क्राइम सीन पे जाते थे, एक्सीडेंट या कुछ भी, जब पुलिस आती है तो वो कैसे पूरा बिहेवियर, पूरा फिनोमिना, वहाँ का जो एक्सीडेंट हुआ, मैं डिटेल समझती हूँ। इतना बड़ा एक रिपोर्ट लिख, तो वो डिस्क्राइब करती है एक्सीडेंट सीन ये हुआ, इतने बजे ये गाड़ी आई, इतने बजे इससे ऐसे हाईवे से टकरा गई और फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वो पूरा डिस्क्राइब करती है, पूरा फिनोमिना एक्सीडेंट सीन डिस्क्राइब करती है। अच्छे से डिस्क्राइब करेगी उतना अच्छे इन्वेस्टिगेट कर पाएगी केस। वही चीज साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या रिसर्च में भी, कोई भी को एक्सप्लेन करोगे, ड्राइव करोगे, उतने अच्छे से तुम आगे की गोल्स को अचीव कर पाओगे, तो प्रिडिक्ट कर पाओगे, कर पाओगे या कंट्रोल कर पाओगे, है ना? तो डिस्क्रिप्शन मतलब किसी भी अच्छे से हो सके उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं बहुत जैसे इसने एग्जांपल दिया था स्टडी हैबिट का, ये ऑलरेडी पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं तो दौरान आपको बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ के और उसके अंदर जो जो चीज हो रही है उसको रिकॉर्ड करना हो, ठीक है? एक बार क्योंकि आपने अच्छे का डिस्क्रिप्शन, आपको पता चल गया कि ये फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आपको एक बार में ये सारी चीजें पता चल गई तो आप सेकंड गोल पे आते हो, दैट इज प्रिडिक्ट। मुझे एक बार पता है कि जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हें क्यों आता है ना, मुझे तुम्हें पता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। अब क्योंकि मुझे पता है तुम्हें गुस्सा कब आता है, मैंने तुम्हारे गुस्से के बारे में समझा, बहुत अच्छे से उसका पूरा स्टडी किया, उसको डिस्क्राइब किया, गुस्सा आता है इतनी आता है, जब ऐसा कुछ होता है तब आता है, ये कब कब गुस्सा आता है, मैंने सब कुछ। अब जब मैंने इतने से रिकॉर्ड किया, क्या मैं ये नहीं बता सकती कि अगली बार गुस्सा कब कर सकते हो? बता सकती हूँ ना, आराम से मैं बता सकती हूँ। मौसम विभाग वाले जब कैसे बताते हैं कि अब बारिश हुई, तो उस बारिश के पैटर्न को देखते हैं। थोड़ा क्लिक हुआ? बारिश के पैटर्न को देखते हैं, क्या ठंड कब से शुरू हो जाएगी, या ठंड कितनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी पे जा सकती है। तो वो क्या करती है, किसी बिहेवियर को किसी तो वो बारिश के फिनोमेना को टाइप करती है और तभी वो प्रिडिक्ट करती है और तभी वो फोरकास्ट करती है कि अच्छा इस इतना अलर्ट है बारिश का, और वो होता भी है। प्रिडिक्ट करती है ना, मोर और लेस हो ही जाता है। प्रिडिक्ट मतलब क्या, तुम्हारी वो है कि चांस है होगा या नहीं, प्रोबेबिलिटी है, बट प्रिडिक्ट कर देती है ना कि हाँ हो सकता है, कभी कभी उनका प्रिडिक्शन हो जाता है। वैसे ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में जब आपने बिहेवियर को अच्छे टाइप कर दिया तो तुम उसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है। अगर मैंने तुम्हें ये देखा कि जब भी तुम्हारा सिबलिंग, तुम्हारा छोटे भाई बहन तुम्हें इरिटेट करते तो तुम्हें बस तभी गुस्सा आता है, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ अगले दफा जब फिर तुम्हारे भाई बहन तुम्हें इरिटेट करेंगे गुस्सा आएगा। दैट इज प्रिडिक्शन। अगर तुम बिहेवियर को समझ गए और तुमने वो अच्छे से डिस्क्राइब किया, तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारे वो पर्टिकुलर बिहेवियर का और इवेंट फिनोमिना बिहेवियर क्या रिलेट है, तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारा और बिहेवियर कैसे अफेक्ट, तुम्हारा कौन से इवेंट में होता है, भी कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर कंडीशन वो बिहेवियर होगा, ठीक है? तो मैंने ये तुम्हें बता दिया कि तुम्हें जब सिबलिंग डेट करते हो तो तुम्हें आ जाता है ना? नाउ कितनी बार और प्रिडिक्शन तब सही होती है, जैसे फॉरकास्ट वाला बताया, अ, मौसम विभाग का मैंने, वो पैटर्न देखते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो मौसम विभाग, तुम जो ये कोर्स आया, मैं पिछले साल, अभी तुमने बोर्ड दिया इसी साल दिया ना, कोर्स दिया, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा होगा या फिजिक्स वाला से पढ़ा होगा, है ना? तो वो लोग जब पेपर वो करते हैं, वो लोग तो तुम्हारे मैराथन्स लेते हैं बोर्ड के टाइम पे, जब वो लोग मैराथन लेते थे, एसएसटी का ले रहे,
या मैथ्स का ले रहे थे या साइंस का ले रहे थे, इंग्लिश का ले रहे थे, हिंदी का ले रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने क्वेश्चंस वो करवा रहे थे, वही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छप के आ रहे थे ना, वो आ रहे थे। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सालों के पेपर्स को ऑब्जर्व किया, पैटर्न निकाला। तो ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे साल आ सकता है, गलती आ सकती है। तो प्रिडिक्शन तभी एक्यूरेट बनता है जब बहुत सारे पर्सन को ऑब्जर्व कि प्रिडिक्शन कैसे एक्यूरेट होता है। तो मैंने बताया कि पैटर्न को भी ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा प्रिडिक्शन सही होगा। इसी तरीके से जब भी बहुत सारे लोग भी जब उसी सेम चीज देखेंगे, जैसे मैंने देखा कि तुम्हारा बिहेवियर, जब तुम्हें गुस्सा तभी आता है जब तुम्हारे सिबलिंग परेशान कर। मेरी दोस्त ने भी देखा तो उसने यही बात बोली, तो उसने देखा तो बहुत सारे लोगों ने देखी तो हमारा प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, हमारे प्रिडिक्शन को एक बेस मिल। हाँ यार, मतलब बात है इसमें, मतलब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं, है ना। ज्यादा लोग उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा प्रिडिक्शन सही होगी। जैसे तुमने बिहेवियर डिस्क्राइब कर लिया, तुमने कर लिया, अब तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि तुम्हारा किस वजह से तुम्हारा बिहेवियर ऐसा हुआ। ठीक है, तो द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज द कॉजल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। किस रीजन तो कि तुम्हें होगा सिंपल, तो वो तुम्हारा कॉजल फैक्टर या एंटीसीडेंट, हम एंटीसीडेंट फैक्टर, फैक्टर्स दैट मेक अ बिहेवियर अकर, कौन से कंडीशन में, और ऐसे कौन कौन से कंडीशन, कहीं नहीं कौन से कंडीशन में वो हुआ, और ऐसे भी कौन कौन से कंडीशन वो बिहेव होता है। हर चीज हमें समझ है। उसके बाद अपन लोग समझते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया, कंट्रोल एक्सप्लेन भी कर दिया, क्या अब हम बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि हम ऐसा क्या करें वो बिहेवियर ना हो। अगर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उस बिहेवियर में कुछ लाके वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम एंटीसीडेंट कंडीशन लाके उस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो उसको कम कर सकते हैं, अगर वो बिहेवियर हो रहा है तो या तो उसको कम कर सकते हैं, या तो ज्यादा, अगर अच्छा है तो उसको बढ़ावा दे सकते हैं, अगर बुरा है तो उसको कम कर सकते हैं। तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। हम तुम्हारे सिबलिंग को समझाएंगे कि जब भी तुम्हारे भाई, बड़े भाई बहन को काम करे तो नहीं परेशान, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, है ना। जैसे ही तुमने कंट्रोल कर लिया, अब यही चीज अगर मैं बहुत सारे लोगों पे ऑब्जर्व करूं तो ये सब पे हो रहा है, हम इसको जनरलाइज मतलब अगर तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे दोस्त के साथ हो रहा है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे आजू बाजू नेबरहुड पड़ोस में, तो हम इतने सारे लोगों को देख के, और क्योंकि वो तुम्हारे एज सारे लोगों को, हम एक तुम्हारे ही अगर 15 साल के बच्चों पे, सब पे यही चीज चल के आ रही है, तो हम बाकी के 15 साल के बच्चों पर ये दावा कर सकते हैं, अगर उनके परेशान छोटे से को परेशान करेंगे तो उनको गुस्सा आ सकता है। जनरलाइज कर दिया, आया, यही ये हुआ एप्लीकेशन। तो तुमने समझा, उसको तुमने अप्लाई कर दिया, थ्योरी समझ, कल को अपने अप्लाई कर दिया, जनरलाइज हुआ। द फाइनल गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज टू आउट अ पॉजिटिव टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तुम्हें कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उससे लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो, उस रिसर्च से लोगों की कुछ भलाई हो रही है, सोसाइटी का उद्धार हो रहा है। क्योंकि रिसर्च करने में बहुत समय जाता है, बहुत एफर्ट जाते हैं, बहुत टाइम जाता है, एंड ये तीनों चीज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। तो आप लोग इसको मतलब हल्के में, क्या ये हुआ एप्लीकेशन। क्या तुम्हें ये समझ में आया गोल्स, एंड इस पर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन में भी है, बैक और एक्सरसाइज में माइंड यू, ना इस पे
तुम्हारा 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर पे आएगा। का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च। ये भी हमने लास्ट क्लास में समझा था। 4 स्टेप्स होते हैं: कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। 4 मेथड्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं रिसर्च को करने की। इससे पहले ये छोटी सी बात समझो, साइंटिफिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल। ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और टेस्टेबल होना चाहिए। का मतलब ये है ऑब्जेक्टिविटी, अगर 2 से ज्यादा इंसान किसी को मेजर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वही से होना चाहिए। मेरे लिए अगर मैं कोई टेबल या कोई चेयर को मेजर कर रही हूँ, तो मेरे को टेबल क्या नाम है, अगर 20 सेंटीमीटर, तुम्हारे लिए भी 20 का होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए भी 20 का होगा, तुम्हारे पड़ोसी के लिए भी 20 का ही होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव, तब मैंने जिस को मेजर किया वो ऑब्जेक्टिव मेजर है। बात बात वो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब है सिस्टम, स्टेप्स, स्टेप्स फॉलो कर रहा है। तो साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, पढ़ रहे हैं। पहला होता है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब सिंपल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे वो भी तुम समझना चाह रहे हो, जिस चीज पर तुम रिसर्च करना चाह रहे हो, तुम्हें उसका टॉपिक पहले डिसाइड, टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, नैरो डाउन करना हो ना। जैसे तुम अगर स्टडी हैबिट समझना, स्टडी हैबिट बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा चीज है ना। तो उसको नैरो डाउन करना होगा कि तुम बस मेल और फीमेल के डिफरेंसेस देखना चाहते हो, क्योंकि स्टडी हैबिट्स क्या है। साइंस में एक सब्जेक्ट ले लो, साइंस में, साइंस में लोगों मेल और फीमेल की स्टडी हैबिट्स क्या होती है। हमारा टॉपिक हो गया स्टडी हैबिट, तुम्हारा मेन टॉपिक ब्रॉड टॉपिक हो गया। अंदर तुमने उसको नैरो कर दिया कि बस इतना ही हमें इसमें पढ़ना है। जब पै तो सबसे पहला स्टेप हुआ कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद तुमने अपना फोकस भी नैरो डाउन कर दिया। एक बार तुमने कर दिया तो तुम अब देखो तुम्हारे पहले, तुमसे पहले लोगों ने किस टॉपिक पे सर्च करी और क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स, और तुम क्या इसमें कुछ नया कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। अब देखो ऑलरेडी टॉपिक पे रिसर्च कर ली, अब तुम भी सेम वही काम करो। अगर उन्होंने भी देख लिया है और फीमेल का डिफरेंस क्या है, मतलब हैबिट का डिफरेंस क्या है साइंस पे, तुम क्या नया करोगे, हमारा तो कुछ नया नहीं आएगा, पर रिपीटेड रिसर्च हो जाएगा। उसमें देखना होता है कि टॉपिक पे स्टडी हैबिट पहले कितनी रिसर्च हो चुकी, फाइंडिंग्स क्या रही, अपने रिसर्च में अभी तुम्हें रिसर्च नहीं करना है, मतलब तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। साइंस साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है रिसर्च, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक बार तुमने कर लिया, उस बेसिस पे बहुत सारी चीजों को भी पढ़ते हो, बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आते हैं, मतलब तुम बहुत प्रॉब्लम इसमें पढ़ सकते हो। मतलब उसमें खुद का बिहेवियर कैसा हो सकता है, दूसरे का बिहेवियर कैसा हो सकता है, कंपेयर एंड कंट्रोल वाली चीज का इन्फ्लुएंस, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम के एस्पेक्ट। एक बार तुम्हारा ये हो गया, तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेटमेंट बनाते हो जिसको हम टेस्ट करते हैं। अब तुम्हारा फोकस क्या है, इंडिव मतलब स्टडी हैबिट डिफरेंस अमंग मेन, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑन साइंस सब्जेक्ट, ये तुम्हारा टॉपिक है। अब तुम इसमें क्या करोगे, अब तुम भेद करोगे कि तुम शायद ये भी बोल सकते हो मेल का जो स्टडी हैबिट होता है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है साइंस सब्जेक्ट में एज कम्पेयर। तुम्हारा एक चाहिए, तुम्हारा बिल्कुल पक्का पुख्ता वो पुख्ता सबूत है, पुख्ता तुम्हारा स्टेटमेंट है, नहीं, टेस्ट करो, स्टेटमेंट टेस्ट करोगे, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च के टाइम टर्म्स में इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, मतलब हाइपोथेसाइज तुमने किया, ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। जैसे तुम बहुत हाइपोथेटिकल चीजें बोलते हो ना, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता
है ना, हाइपोथेटिकल। अगर मैं शिमला गया तो मैं वहाँ पर ये करूँगा, है ना? सब बोलते हो ना? अगर मेरी दोस्त बन गई या अगर वो मेरा वो दोस्त बन गया तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी, हाइपोथेटिकल हुआ नहीं है, हाइपोथेटिकल है। वैसे ही यहाँ पे भी तुम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट की मदद जिसको हम टेस्ट करते हैं, और जब ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को हम टेस्ट करते हैं और उसकी क्या आता है, तो जब हम एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज जब तुम करोगे बाद हम देखते हैं कि क्या वो डेटा इस हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है। तो हाइपोथेसिस हमने बनाया, अब इसी हाइपोथेसिस को अपन लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए क्या करना है, तुमने प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज कर लिया, तुमने नैरो फोकस बना लिया, तुमने हाइपोथेसिस। अब क्या, टेस्ट करने के लिए तुम्हें डेटा चाहिए और डेटा अब तुम्हें कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन के चार मेन एस्पेक्ट होते हैं। पहले तुमको एक जैसे हर जगह कभी तुमने बनते हुए एक घर का ब्लूप्रिंट होता है कि घर ऐसे ऐसे ही बने, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे लिविंग रूम होगा, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पे ये होगा ना। तो वो होगा ब्लू तरीके से। रिसर्च का भी ब्लू है कि वो उसी तरीके से रिसर्च चलेगी और उसमें कुछ अनटिल एंड अनलेस कुछ तब कुछ ऑफ उसमें लगे, थोड़ा सा अजीब लगे, तब तक वो ब्लूप्रिंट नहीं वो है। अगर वो जैसे अगर बाद में हाइपोथेसिस हमारी में लाने की जरूरत है वो सब। तो चार एस्पेक्ट होता है, तो तुम पहले बताना है कि तुम्हारे स्टडी के पार्टिसिपेंट कौन होंगे, तुम उन पे कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट कर लोगे, है ना। मेथड के अंदर भी टूल्स होते हैं, कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे उन डेटा का, लाइक उसका तुम तो हर चीज का तुम्हें ये बताना होगा। पार्टिसिपेंट कौन होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, टूल्स कौन से इस्तेमाल होंगे और प्रोसीजर क्या है डेटा, ये सब तुम्हें डेटा कलेक्टिंग डेटा में लिखना होता है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब हम पार्टिसिपेंट के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें तो पूरा डिटेल है कि नाम क्या है, मेल है कि फीमेल है, एज क्या है, हर कुछ बेसिक ऊपर ऊपर जितना हमें जरूरत है हमें पता होनी। मेथड में हम बताते हैं ऑब्जर्वेशन यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, कोरिलेशन करोगे। मेथड के अंदर हमारे टूल्स आते हैं जैसे क्वेश्चनर शेड्यूल हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और प्रोसीजर कैसे करोगे, इंडिविजुअली कर रहे हो, ग्रुप पे कर रहे हो, ये सब हुआ। एक बार तुमने डेटा भी कलेक्ट हो गया, अब तुम्हारा डेटा भी कलेक्ट, अब क्या, अब डेटा को तुम एनालाइज करो और उस तुम्हारे कंक्लूजन, तुम डेटा एनालाइज करोगे स्टैटिस्टिक्स कि उस डेटा का मतलब क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, मतलब ग्राफ वगैरह जो तुमने बनाए हो वो यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम टेबल्स बना सकते हो कि मतलब सामने वाले को समझ में आए हमारे डेटा का मतलब क्या है। और पर्पस क्या है एनालिसिस, हमारे हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना और उसके बेसिस पे कंक्लूजन, तुम्हारा डेटा भी एनालाइज। अब क्या, अब हम ये क्या तुमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो तुम्हारा डेटा सपोर्ट उसको कर रहा है कि, तो अगर दो कंडीशन, अगर हाइपोथेसिस, अगर डेटा तुम्हारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हारा रिसर्च सही है, ये उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, आप पब्लिश कर दे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा डेटा तुम्हारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, तुम्हें अपने डिजाइन में फिर कुछ बनाने की जरूरत है, तो तुम्हें अपने हाइपोथेसिस करने की जरूरत है। और ये प्रोसेस तुम तब तक करते रहोगे जब तक तुम्हारा डेटा तुम्हारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है अगर तुम्हारा डेटा तुम्हारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करे तो तुम्हारी रिस्क है, हो सकता है वो भी फाइंडिंग है कि हाँ, अगर जैसे हुआ कि मेल का स्टडी हैबिट जो होता है साइंस पढ़ने के लिए वो फीमेल से ज्यादा अच्छा है, अगर तुम्हारा हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करे तो इसका हमारे रिसर्च की कोई मतलब नहीं है, वैल्यू, ठीक है, ये एक फाइंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल का जो स्टडी हैबिट है तो वो मेल से ज्यादा इफेक्टिव, तो का यही मानेंगे, है ना। कोई भी चीज नहीं, बट ट्राई कि हमारा हाइपोथेसिस हमारे डेटा से सपोर्ट हो रहा है, वो कुछ सपोर्टिंग एविडेंस मिल,
ये बस हवा में कुछ नहीं है, ये हुआ तुम्हारा रिवाइजिंग रिसर्च कंट्रोल है। तो हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा तो रिकैप कर लिया है हमने। अब कोई हम बिना किसी और विलंब के, और हाँ, ये भी हमने अल्टरनेटिव पैराडाइम्स पढ़ा था कि जहाँ पे हमने ये पढ़ा था, हमेशा ज़रूरी नहीं हम इतना ये करें, हम कभी-कभी कोड समझने के लिए इंटरप्रिटिव मेथड भी करते हैं कि फिर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटिफाइबल कर सकते हैं। तो ऐसे हाइपोथेसिस द्वारा नहीं कर सकते। एस्पेक्ट में डीपर मीनिंग निकालना पड़ता है। अल्टरनेटिव पैराडाइम, लेकिन तो ये जो इंटरप्रेटिविज्म है और जो ये वाला साइंटिफिक वाला मेथड, दोनों को हम साथ में क्लब करके बहुत अच्छा मीनिंग कर सकते हैं। अब बिना किसी विलंब के अपन लोग साइकोलॉजिकल डेटा समझते हैं, बहुत इजी है। ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, डेटा तुमने सुना है, कंप्यूटर डेटा, बहुत सारे डेटा सुना होगा, डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए, तो हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट है तो ये वाला डेटा निकालना पड़ेगा, कंप्यूटर में ये डेटा फीड। डेटा क्या है? ये डेटा जो हम कर रहे हैं क्या है डेटा? तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी डेटा इज अ और क्या है, हम इसको बहुत सारे मेथड और बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन को समझने में एक डेटा की जरूरत नहीं, एक इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट ना उस बिहेवियर को। हमें एक डेटा नहीं लगेगा, बहुत सारे डेटा लगेंगे। जैसे जब तुम कोर्ट का कोई भी केस, एक डेटा से कुछ बहुत सारे डेटा लगते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट केस। तरीके से साइकोलॉजी, अगर हम किसी फिनोमिना, किसी event को अगर हम समझ रहे हैं, तो वो हम एक डेटा या एक कर सकते हैं, या हमें बहुत सारे डेटा चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उसका बेस बना रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म, तो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डाइवर्स मेथड। तो डेटा, तो ये इंफॉर्मेशन है, इसको हम डेटा कहते हैं। और ये डेटा जो है हर चीज इन बारे में, हर तरीके की बट ओवर के एक्सपीरियंस, हर चीज के बारे में वो होता है, वो कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, कैसे वो बिहेव करता है, हर चीज के बारे में जो, वो हम डेटा कहते हैं। डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का। क्यों? क्योंकि हम कोई भी एक्शन, हम किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट वो हमें ये बता देता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, और हमें उस आइडिया को, हमारे मन में जो आइडिया चल रहा है उसको वेरीफाई करने में या उसको जानने में कि हाँ ये गलत है या सही है, एज अ सपोर्टिंग एविडेंस डेटा बहुत ज्यादा हेल्प। जैसे किसी सॉन्ग बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए, हमें बहुत सारा प्रूफ चाहिए। तरीके से साइकोलॉजी साइकोलॉजी किसी, हमें डेटा चाहिए जिससे वो उस चीज को या तो सपोर्ट कर देगा या तो झुठला देगा कि हाँ ऐसा कुछ डेटा, ऐसा कुछ ना, मतलब डेटा की मदद से जो भी हमारे पास डेटा है उससे हमारे जितने अजम्पशन, हमारे जितने भी वो है ना कि हाँ मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये सारी जो चीजें हैं या तो ये वेरीफाई हो सकती है या तो ये हम झुठला सकते हैं, कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंट एंड, मतलब डेटा अकेले काम नहीं करता है, डेटा बहुत सारी चीजें मिला जुला है, डेटा को बहुत चीजों से लिंक करना पड़ता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, कॉन्टेक्स्ट में हमें उसको किसी मेथड से देखना पड़ता है, थोड़ी से लिंक करना पड़ता है। डेटा ऐसा नहीं, कोई एक अकेला चीज, एक अकेला सर्वश्रेष्ठ है नहीं, ये बहुत सारी चीजें ऐसे इंटरलिंक्ड
अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो डेटा किसी कॉन्टेक्स्ट में है, ना टाइम, मतलब वो किसी डिपेंडेंट नहीं है, हर चीज का मिला है। कॉन्टेक्स्ट है, उसका बिहेवियर है, वो जिस समय पे वो बिहेवियर, तो वो हर चीज में डेटा का पूरा पूरा योग, सब चीज से डेटा पे इन्फ्लुएंस हो। तो हम अगर एग्जाम्पल, अगर तुम अगर आता है, जब तुम्हें आता है तो घर पे तुम अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, और अगर तुम अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, अगर तुम मार्केट में अलग तरीके से ना, तो ये एक डेटा है, ये अपने आप में घर में तुम्हारा अलग का होता है, रौद्र रूप जाएगा तुम्हारा। जब रुद्र, तो तुम घर में मतलब स्कूल में रहोगे तो तुम शांत हो जाओगे, तुम मार्केट में रहोगे तो तुम बता भी दोगे, तो तुम अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरीके का डेटा एज पर द कॉन्टेक्स्ट हमें ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, अब अगर तुम घर में अपने पेरेंट्स से तुम बात करने में हिचकिचाहट है, लेकिन दोस्तों से तुम खुल खुल के बात करते हो ना, अलग तरीके का डेटा हो गया। अगर तुमने ये देखा होगा कि हर एक इंसान सेम तरीके से बिहेव नहीं करता है, हर उसी सेम सिचुएशन, आज जो सिचुएशन है, अगर वही सिचुएशन कल भी, जरूरी नहीं आज रिएक्ट किया वैसे ही मैं कल भी रिएक्ट करूँ, मैं कल दूसरी तरीके, अल्टीमेटली आर ह्यूमंस, ह्यूमन आर अ सोशल एंड अ कॉम्प्लेक्स एनिमल। हमारे इमोशन पल पल में चेंज, अगर मैं अभी आज में कुछ, कल मैं कुछ और भी बन सकती हूँ। मैं आज इस, अगर मेरा आज ये मार्केट में, फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैं मार्केट में, और मार्केट में मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया, आज की सिचुएशन में शायद पैनिक कर जाऊंगी, बट कल की सिचुएशन पैनिक नहीं, खैर अगर हो ही गया तो हो गया, व्हाट्सएप। अलग अलग सिचुएशन में सेम सिचुएशन, हर एक इंसान, सेम इंसान सिचुएशन में इस तरीके से बिहेवियर में, मैनर में बिहेव नहीं, नॉट ऑल पीपल बिहेव इन एग्जैक्टली द सेम मैनर इन, सिंपल सी बात है। तो क्या आता है, मैंने क्या बोला, डेटा वेरी करता है, डेटा बहुत तरीके, और डेटा को कैसे तुम कलेक्ट करोगे, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा, सर्वे से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब यूज, लेकिन डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो मेथड हुआ, लेकिन कि इंटरव्यू शेड्यूल या ना, वो सब चीजें का टूल हुआ। द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पॉन्डेंट मतलब रिस्पॉन्ड ले रहे हो, रिस्पॉन्स ले रहे हो, जो तुम्हें रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब पार्टिसिपेट। कैरेक्टरिस्टिक, एज क्या है, कौन सा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, मेल है कि फीमेल है, हर चीज, ये सब हमारा नेचर और क्वालिटी ऑफ डेटा करता है। तुम किस तरीके से ले रहे हो डेटा, और तुम जिस ले रहे हो उसका क्या है, उसका क्या है, तुम्हारे डेटा को और तुम्हारे डेटा की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है? ये भी जरूर हो सकता है, पॉसिबल है, कभी भी तुम स्टूडेंट को इंटरव्यू करो तो वो और नहीं would behave in a particular manner in, but when you go for an actual observation you may find just the opposite what she had done. मान लो मैं तुमसे इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं तुमसे एक बात बताओ, जब भी तुम खेलने जाते हो, खेलने के दौरान कितना शोर मचाता जाता, मैं शोर नहीं मचाती, सिर्फ तुमने मुझे इंटरव्यू में ये बोला। अब मान लो मैंने जाके जहाँ तुम खेल रहे हो वहां पे मैंने अब तुमने वहां पे पूरे ग्राउंड को सर्च, बहुत चिल्ला रहे हो तुम, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव या उत्साही हो, बता रहे हो। क्या तुम्हारा इंटरव्यू का डेटा और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का डेटा वो मैच कर रहा है? सरल भाषा में मैं तो ये दोनों के का मतलब जो तुम्हारा और मेरे डेटा का और मेरे का वो सेम पेज पे नहीं, ये डेटा मतलब ज़्यादा वो बहुत चेंजेस
तो मुझे फिर दूसरा मेथड भी देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई या तो मेरा डेटा सही है या तो तुम्हारा डेटा सही है। तो मुझे एक और मेथड का इस्तेमाल समझ में आ रही है बात? तो देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है ये देखना। तो अनदर एक फैक्टर हो सकता है। तो तुम मेथड से मैंने एक बार डेटा कलेक्ट किया, ज़रूरी नहीं तरीके से बाद में भी सेम चीज़ निकल के आए। Now, another important feature of the data, it does not speak itself about the references have to be from the data. And the researcher attaches the data by placing the proper context. मतलब वो भी डेटा आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारा जो डेटा मिला वो उसका मुझे मतलब निकालना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा जो तुम डेटा का जो क्या कॉन्टेक्स्ट रहा हो। शायद तुम अभी बहुत थके हुए थे इसलिए तुम बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं। सबके बारे में तुम्हारे पीछे जाके तुम बहुत जो तुम कहा वो भी मुझे सोचना पड़ेगा ना। ना कहे जो भी तुम्हारी बिना कही चीज हो वो भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उससे डेटा के बारे में एक हमारी डेटा से निकल। तो ये इंफ्रेंस निकालना हमारा काम है। और हमें हम इंफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं? एक कॉन्टेक्स्ट की मदद से। अभी तुम स्कूल में हो, शायद तुम थके हुए थे तो इसलिए बहुत अच्छे से मुझे बताया, पर जब तुम ग्राउंड पे थे, जब खेल रहे थे, तब तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट है। मैं क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकती हूँ? हर जगह डेटा टू डेटा मेरा इन्फ्लुएंस भी अलग हो। और इन्फ्लुएंस मैं किस बेस पे निकालूंगी? मतलब इन्फ्लुएंस मतलब मीनिंग। मैं मीनिंग निकालूंगी तुम्हारे उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। है जी, इतना समझ में आया? डेटा समझ में आया क्या है डेटा? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। और मुझे तुम्हें समझने की बहुत इंफॉर्मेशन लगेगा। तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके भी इंफॉर्मेशन लगेगा, मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करके लगेगा, ऑब्जर्व करके भी हर तरीके का ऑब्जर्वेशन, हर तरीके का इंफॉर्मेशन। बट इट अब साइकोलॉजी में कितने तरीके के डेटा होते हैं थोड़ा सा समझ है। हाँ, क्या डेटा पे क्वेश्चन आता है? उतना नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत तुम 2-3 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा का वैसा कुछ नहीं, बट 2-3 मार्क्स में यू एक्सपेक्ट कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, एक ऐसा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। मैंने बोला एक्सपेक्ट, माइंड इट, हाँ, एक्सपेक्ट। पहला क्वेश्चन है डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी तो तुम्हें पता होगा, इंसान का नेम, मेल है कि फीमेल है, एज क्या है, कहाँ पे बर्थ है, बर्थ ऑर्डर मतलब तुम पहले बच्चे हो, दूसरे बच्चे हो, तीसरे बच्चे हो, कौन से हो, बर्थ ऑर्डर, कितने सिबलिंग तुम्हारे घर में, तुम्हारा मतलब मैरिटल स्टेटस क्या है? अभी तो तुम मतलब, लेकिन जब हम बड़े लोगों पे करते हैं तो मैरिटल स्टेटस क्या है, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ रहते हो, फैमिली में कितने, डेमोग्राफिक हो गया तुम्हारा डेमोग्राफिक। क्या एजुकेशनल क्या है, का मतलब क्या है, फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में पापा क्या करती है। हर एक हर एक चीज का एक मतलब होता है। हमें पूरी जन्म कुंडली का डेमोग्राफिक आ जाता है फिजिकल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हारा हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा सॉरी ये फिजिकल इंफॉर्मेशन, सॉरी, फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हारा घर कहाँ है। पहाड़ी में रहते हो, तुम पहाड़ में रहते हो या बीच के पास रहते हो, या तुम्हारा प्लेन पे है घर मतलब मैदानी इलाके में, या फिर तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, तुम्हारा न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तुम्हारी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल, तुम्हारी स्कूल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तुम स्कूल घर से स्कूल कैसे जाते हो, एवरी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पढ़ने का रूम कैसा है, सब कुछ है ना, सब कुछ। उसके बाद फिजियोलॉजिकल मतलब तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल बॉडी से तुम्हारा हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा गैल्वेनिक इन रेजिस्टेंस ये कितना है, हो गया मतलब तुम्हारा मतलब स्वेटिंग एंड ये सब का जो इन रेजिस्टेंस पे मतलब तुम्हारा स्वेटिंग वगैरह होता है ना, मेजर करना।
तुम्हारा हार्ट रेट कितना है, पल्स हार्ट रेट कितना है, तुम्हारा ब्रीदिंग कितना है, तुम्हारा ई होता है, तुम्हारा उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना है, फिजियोलॉजिकल डेटा मतलब फिजिकल हेल्थ के बारे में एवरी बाद। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल डेटा, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस लेवल कितना है, एप्टीट्यूड किसमें, स्ट्रेस किसमें अच्छा है, तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, तुम्हारा अटेंशन कितना अच्छा है ना, क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, इमोशन कैसा है, सब कुछ साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल डोमेन। अब क्या ये सारा इम्पोर्टेंट है? हाँ। क्या इस इंफॉर्मेशन को बस हम ऐसे यूज नहीं, इंफॉर्मेशन को हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना, कॉन्टेक्स्ट में हम इस बीच समझेंगे, हमें तुम्हारे बारे में पता चले तुम क्या इंसान हो ना, क्या इंसान हो समझने के लिए हमें ये सारे इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो तो हम कहीं ना कहीं ऐसे मेजर भी कर सकते हैं, जैसे हाई लो यस नो टाइप की कैटेगरी को कैटेगराइज कर सकते हैं, या इस पे तुम रैंक्स दे सकते हो जो ऑर्डिनल डेटा देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे ऑर्डिनल डेटा तुम यहाँ पे बर्थ ऑर्डर था ना, इसमें दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड हो थर्ड हो। अब क्या तुम ये सारी चीजें तुम, अच्छा ये सारा तुम्हारा डेटा है, क्या ये सारे डेटा के डोमेन, अब इस डोमेन को तुम कलेक्ट कैसे करो, तो अगर मुझे तुम्हारे बारे में ये जानना है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस, तो मैं तुम्हारा क्या मेथड में, क्या मेथड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि तुमसे मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्या मेथड है ना, तो इंटरव्यू में कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ ना, मेथड्स हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कर सकती हूँ, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा जो तुम्हारे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स है, उस सारी वाली इंफॉर्मेशन, लॉजिकल सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंसान के डेटा, ठीक है। और ये सबको तुम एनालाइज करते हो बाद में, एनालाइज करने की इम्पोर्टेंस जिसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा तुम्हें समझना है कि डेटा कितना एक्सटेंसिव, कितना डिटेल हमें घुसना पड़ता है, कितनी हमें वो चाहिए होती है, मतलब कितना ज्यादा उसमें ऑथेंटिक जरूरत है। आया, जैसा कि अब तुमने डेटा समझ लिया है, अब ये समझो अब साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं, और कुछ वो इम्पोर्टेंट मेथड्स अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास है 5-7 मिनट, एटलीस्ट ये एस्पेक्ट इतना कवर कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करूंगी, ये तो बड़ा है, तो अपन लोग कल करेंगे। सम इम्पोर्टेंट मेथड इन साइकोलॉजी, जैसा कि तुमने अभी पढ़ा कि अपन लोगों को वाइड वैरायटी ऑफ डेटा लगता है साइकोलॉजिकल फिनोमिना को समझने। अब क्या हर तरीके का डेटा हम एक सिंगल मेथड से ले सकते हैं? हाँ, ये डेटा भी तुमने डेमोग्राफिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, क्या ये सारा डेटा हम एक मेथड फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं? क्या ये सारा डेटा हम एक्सपेरिमेंट से ले सकते हैं? No, नहीं ले सकते। सिंपल बात ऐसा समझो, अगर मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, क्या मैं तुम्हारे सिर्फ अगर मम्मी पापा से बात करूँ तो जाएगा इन्फॉर्मेशन? नहीं मिलेगा। क्या मुझे और लोगों से बात करने की जरूरत है? हाँ, मुझे तुम्हारे दोस्तों से बात करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे स्कूल से बात करना पड़ेगा। तो एक सिंगल मेथड मतलब तुम्हारे मम्मी पापा इज नॉट सफिशिएंट इनफ इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे मम्मी पापा सिर्फ वो डेटा देंगे, उतना नहीं दे पाएंगे जितना और लोगों से डेटा मिलेगा, और वो उतना सफिशिएंट, मुझे तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन और मेथड और लोगों पे रिलाई करना। साइकोलॉजिस्ट variety of method in order to understand a phenomena or a behavior, in order to collect a data। क्या क्या मेथड्स हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस।
6 मेथड से तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो और जब डेटा तुम्हारे पास आएगा ना वो इतना एक्सपेंसिव आएगा, इतना आ जाएगा पढ़ के, लेकिन जब एनालाइज करने बैठोगे तो दिमाग खराब। ये है सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे। इस सेक्शन में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड को तुम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मेथड्स, ये 6 मेथड है। अब 6 मेथड को तुम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम थोड़ा ब्रीफ है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये समझ स्पोर्ट्स मैच में, कोई भी क्रिकेट मैच हुआ, फुटबॉल मैच हुआ, तो उसमें ऑडियंस देखने के लिए आती है, वो कैसे भी पर क्या करो तुम उन पे उन है मेथड में से तुम पर क्या करो, ऑब्जर्व करोगी हर ऑडियंस में हर एक पर कैसे कर रहा है ना, ऑब्जर्व करोगे उसका बिहेवियर। अब मान लो अगर तुम्हें ये समझना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक एन एग्जामिनेशन बेटर इन द क्लासरूम। ओके, जो बच्चे ने, अगर तुम्हें ये देखना है एक बच्चे हैं, क्लास है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास है, अब उस तुम्हें एक सब्जेक्ट दिया गया था साइंस, प्रशांत सर का सब्जेक्ट है, प्रशांत सर उनसे पढ़ के गए, लेकिन अब मुझे ये देखना है तो तुमने साइंस पढ़ा, तुम क्लास में अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो या एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म, कहाँ पे तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्म। तब मैं क्या करूंगी, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर, क्लास में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो अगर मैं क्लास में टेस्ट ले रही हूँ या अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में ले रही हूँ, वहाँ पे तुम अच्छा साइंस पे परफॉर्म। क्या मेथड हो जाएगा कोरिलेशन, मतलब दो चीजों के बारे में रिलेशन और के साथ देखना चाहते हो तो सोचते हैं तरीके से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम रियल लाइफ सोचते हैं। कोरिलेशन मतलब इंटेलिजेंस का सेल्फ एस्टीम क्या रिलेशन है, अच्छा खाना अच्छे का मूड के साथ क्या रिलेशन, अच्छे खाने से मूड अच्छा हो जाता है, खराब हो जाता है, को रिलेशन। थर्ड वे, तुम्हारा एटीट्यूड एजुकेशन की तरफ क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड एग्जाम की तरफ क्या है। थर्ड वे, साइकोलॉजिकल टेस्ट से मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस टेस्ट सब चीजों को मेजर कर सकती हूँ। और फिर आ जाता है स्टडी, केस स्टडी से मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बारे में गुस्सा कब कब आता है, चलो मुझे तुम्हारा समझ कौन कौन से कब कब बहुत ज्यादा जेनरस हो जाते, काइंड हो जाते हैं लोग, हाँ कब हेल्पिंग भी ज्यादा दिखने, तो मैं तुम्हारे बस मुझे तुम्हारा ही जानना, तो मैं क्या करूंगी तुम्हारे ऊपर केस, तुम्हारी हर एक को नोट डाउन करूँ, हर एक चीज केस स्टडी, बस तुम्हारा ये देखना है कब कब तुम वो करते हो, मतलब हेल्पिंग बिहेवियर शो कर, मैं तुम्हारा केस स्टडी करूंगी, मैं तुम्हारा हर चीज जानूंगी, जो करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स से मैं ऑब्जर्व करूंगी, हमें जो केस मेथड है बट उसके इस्तेमाल हो रहा है, कहा था ना केस का अम्ब्रेला और उसके अंदर बहुत सारे टूल वजह से शायद मैंने हाथों में अम्ब्रेला और उसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे टूल्स स्टडी को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। है कंडीशन समझ में आया, है मेथड की अलग अलग कितने कंडीशन, कहाँ कहाँ ये हर कंडीशन होता है, क्या तुम ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम को करोगे, नहीं, हर एक कंडीशन का अलग अलग मेथड होता है और यही तुम्हें समझ, तो हम कल समझेंगे, ठीक है। अब ये सब हम कल समझेंगे, ऑब्जर्वेशन से विल बिगिन। तो अभी तक का आई होप तुम्हें समझ में आया कि डेटा क्या होता है और कौन कौन से मेथड, कौन कौन से अब मैंने जितना अभी तक तुमको पढ़ाया है, बस मैंने 2 ही पेज पढ़ाया ना, 2 पेज पर आराम से आई होप तुमने बुक में मार्क कर लिया होगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो एक बार पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर
एज़ प्रॉमिस्ड बताया बोला था कि मैं तुम्हें बताऊँगी क्लास खत्म होने के बाद विंटर्स क्यों विंटर्स मुझे इसलिए पसंद है देयर आर फ्यू फर्स्ट विंटर में मेरा शो जाता है आई एम विंटर बॉर्न तो मेरा बर्थडे विंटर ये भी मुझे पसंद है बाद विंटर्स में लाइक में बस बहुत पसंद है विंटर्स में गर्मी नहीं है बिल्कुल भी आता है तो रीजन चौथा रीजन बहुत होता है ना मतलब पता है कि लेज़ीनेस होता है बट बहुत अच्छा भी लगता है। इसमें 4 रीज़न्स तो इसलिए मुझे विंटर इज़ माय पहला रीज़न ये मुझे बिकॉज़ मेरा बर्थडे भी मेरा बर्थडे कब आता है पर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन मैंने जितना पढ़ाया है आई होप तुम्हें आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो बाकी आई होप लोग बहुत मज़े में हो। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है? एंड टिल देन टेक केयर इन पार्ट of methods of inquiry icon at 5. Take care. Very, very. Bye bye. Take care.